सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है सभी को इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश वर्जन भी है प्लस में हिंदी वर्जन भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। पहला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है, तो आपको बताना है प्रबंध जो है ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया आपसे हेनरी फ्योल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, नेम द फेमस बुक रिटन बाय द हेनरी फ्योल, तो वो है आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, 4 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन का आधार क्या है, तो नियोजन का आधार जो है पूर्व अनुमान है, यानी कि द बेसिस ऑफ प्लानिंग इज फोरकास्ट, फोरकास्ट के द्वारा ही जो है बेसिक जो है प्लानिंग आपका निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो है वो है कार्य की पहचान तथा विभाजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, नियंत्रण की आत्मा है, नियंत्रण की कौन सी आत्मा है, तो योजना, यानी कि प्लान जो है सोल ऑफ कंट्रोल माना जाता है प्लान को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरी लता संप्रेषण में सबसे अधिक लोकप्रिय तंत्र कौन सा है, समूह और भीड़ भाड़ जो है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय तंत्र है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इन अंगूरी क्रीपर कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति की प्रथम सीढ़ी जो है वो क्या है, तो नियुक्ति की प्रथम सीढ़ी जो है साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट इज, तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले इंटरव्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में आपसे पूछा गया OTCEI ने अपने व्यापार की शुरुआत जो है नवंबर 1992 में की थी, ठीक है, OTCEI स्टार्टेड द ट्रेडिंग इन नवंबर 1992। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विपणन की आधुनिक अवधारणा क्या है, तो यहाँ पर जो है विपणन की आधुनिक अवधारणा जो है सामाजिक विपणन अवधारणा है, आधुनिक की बात कर रहा है तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है मार्केटिंग का। इसके बाद जो है वस्तु निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित कौन करता है, तो यह सुनिश्चित जो है ISI चिन्ह भी करता है, हॉलमार्क भी करता है और FPO भी करता है, तो यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द गुड्स कंफर्म टू बी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसके बाद जो है भारत में जो है नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो सन 1900 जो है इसको हमने किया था सन 1991 में, ठीक है, तो स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1991। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1996 में थी, उसके बाद में जो है नई जो औद्योगिक घोषणा हुई थी, केवल औद्योगिक नीति जो है 1956 में आई थी, लेकिन नई औद्योगिक नीति जो है 1991 में आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि 12 क्वेश्चन जो है आपको MCQ मिलेंगे, MCQ मिलेंगे आपको 12 क्वेश्चन। जो बात आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में, तो यहाँ पे आपको जो है 6 प्रश्न मिलेंगे 1 नंबर के, तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता खालिस्तान है, तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका हो जाएगा FW टेलर, ठीक है, FW टेलर, ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे, ये आपका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माने जाते हैं। उसके बाद में है आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान ने ले लिया, तो कौन सा लिया था, 2019 ने ले लिया है, तो यहाँ पे 2019 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सेवी को वैधानिक निकाय का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया था, तो 1992 में 1992 में जो है इसको प्रदान किया गया था एक वैधानिक निकाय का दर्जा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताने वाले चिन्ह को जो हम एग मार्क कहते हैं, इंग्लिश में उसको एग मार्क ही लिखते हैं। और उसके बाद में भारत सरकार ने जो 8 नवंबर 2016 को खालिस्तान की घोषणा की, तो 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी हुई थी, जिसको हम डिमुद्रीकरण कहते हैं, यानी डिमोनेटाइजेशन जो है इंग्लिश में हम कहते हैं इसको। और इसके बाद में नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को क्या करता है, कम करता है, यानी कि रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रबंध की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के नाम लिखने हैं, तो प्रबंध जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और प्रबंध जो है सतत यानी कि निरंतर प्रक्रिया है, दोनों को हमने इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पार्ट है, प्रबंध के सिद्धांतों को लचीला क्यों माना जाता है, इसका रीजन हमने दे दिया है यहाँ पर। प्रबंध के सिद्धांत को इसलिए लचीला माना जाता है क्योंकि यह कठोर नहीं होते हैं और इसका प्रबंध जो है मानवीय व्यवहार से है, जिसको परिस्थितियों की मांग के अनुसार जो है उपयोग में लाया जा सकता है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों को योजना
क्यों माना जाता है? तो नियमों को योजना इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई परिवर्तन, जब तक कि कोई नीति संबंधी निर्णय ना लिया जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विपणन और विक्रय में अंतर बताना है, तो केवल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक ही अंतर बता देना है। विपणन का उद्देश्य जो है ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करके लाभ अर्जित करना है, जबकि विक्रय का उद्देश्य केवल वस्तु और सेवाओं का अधिकतम विक्रय यानी कि बेचना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में मैं इसका सोल्यूशन दे चुका हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संगठन के महत्व के 2 बिंदु बताना है, तो संगठन जो है विशिष्टीकरण के लाभ होता है इसमें, और कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन इन एक्शंस होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के 2 तत्व जो है, तो आपको मैंने यहाँ पे 3 तत्व लिखे हैं, आप कोई भी 2 तत्व इसमें से बता सकते हैं। एक अभिप्रेरणा है, नेतृत्व है और पर्यवेक्षण है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी को स्पष्ट करना है। कार्यशील पूंजी से वो आशय जो अल्पकालीन संपत्तियों जैसे स्टॉक और अल्पकालीन दायित्व जैसे कि लेनदार और देय बिल से है, ये चीज आपको सिंपली लिखना है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, अल्पकालीन निवेश निर्णय से आपका क्या तात्पर्य है? तो अल्पकालीन निवेश का निर्णय का अर्थ जो है व्यवसाय में स्कंद और देनदार और रोकड़ के स्तर का जो है निर्णय लेने से है। इन संपत्तियों के विषय में जो है निर्णय लेने का अर्थ जो है व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही का निर्णय लेने से, यानी कि जो रोजीना होता है वही चीज हम जो है इसमें निर्णय लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की पद्धतियों के नाम लिखने, तो इसमें विज्ञापन आता है, व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग आता है, विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन आता है, प्रचार यानी पब्लिसिटी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। और क्रियाओं का समूहीकरण क्या है? तो परस्पर संबंधित एवं समान प्रकृति की क्रियाओं को एक श्रेणी या समूह में रखा जाता है, इन्हीं क्रियाओं को जो है समूहीकरण कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन 1 नंबर में, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिखते जाना, आगे जो वीडियो है समझ जाना, जो जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1 नंबर का फिर से क्वेश्चन है, दलाल को परिभाषित करना है। दलाल जो है शेयर मार्केट का सदस्य होता है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है, और वैयक्तिक साझेदार फर्म अथवा निगमित निकाय के रूप में जो है ये हो सकते हैं। ये क्रेता और विक्रेता के मध्यस्थ होते हैं, यानी कि जो है मीडिएटर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें जो है सुनावादी का अधिकार यानी कि सुनने का अधिकार का जो है आपको एक उपभोक्ता के लिए यानी कंज्यूमर के लिए क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो आपको बताना है। राइट टू हियर्ड, तो यहाँ पे सुनने जाने का अधिकार जो है, यदि किसी उपभोक्ता का शोषण होता है तो उसे सुनवाई का अधिकार है। यही मतलब यह आश्वस्त किया जाता है कि उसके हित पर उचित विचार किया जाए, यही है सुनवाई का अधिकार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 6 से 16 तक जो है 2-2 अंकों के प्रश्न है, 1 अंकों के हमने देख लिए हैं। प्रेषण प्रक्रिया जो है इसका आरेख बनाना है आपको, तो इस तरह का आरेख बनेगा, एंड कोडिंग वगैरह सब आप दिखा देंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए है, और इंग्लिश मीडियम का जो है वो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आपका डायग्राम आएगा, ध्यान रखना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार अंतरण के तत्वों पर विचार करना है, तो इसमें यह एक प्रक्रिया है, अधिकार प्रदान करता है ये। ठीक है, इसके अलावा कार्य को बांटता है ये। तो ये 2-3 जो 4 प्रक्रिया बताई हैं, इसमें से आप कम से कम जो है 2 नंबर के है तो 2 प्रक्रिया जरूर लिखेंगे। मैंने 4 इसलिए दिए हैं कि आपको जो इजी लगता है वो आप याद कर पाए, तो चारों को चारों यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें है प्रबंध के विभिन्न स्तरों का चार्ट द्वारा आपको दिखाना है। तो इसमें प्रबंध के विभिन्न स्तर कौन से होते हैं? उच्च स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय होता है, और आपका प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षण प्रबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको फ्लो टाइप में आप बना सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए तो ये सोल्यूशन है, और इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन जो है आप इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में टॉप में लेवल जो बना सकते हैं, मिडिल लेवल बना सकते हैं, और बॉटम लेवल बना सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया समन्वय सर्वव्यापी कार्य है कैसे? समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सर्वव्यापी कैसे कार्य है, इसके बारे में मैंने समझा रखा है, और इसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दे रखा है आपको सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छा नेता एक अच्छा संदेहवाहक और धैर्यवान श्रोता होना चाहिए, इसको समझाना है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे समझाया अपने 2-4 लाइनों में, जिसको आप समझ सकते हैं आसानी से और लिख भी सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में बात करते हैं नियुक्तिकरण के पहलू को चार्ट द्वारा आपको समझाना है। नियुक्तिकरण कैसे होती है उसको चार्ट द्वारा, आपको पहले भर्ती होती है, फिर चयन होता है, प्रशिक्षण होता है, फिर उसके बाद नियुक्तिकरण के पहलू होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के सीधा सीधा लिख सकते हैं। पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉई इंटरव्यू होता है, रेफरेंस होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब ऑफर होता है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, इसी के अंदर जो है सब कुछ दे रखा है। ठीक है, हर चीज इसमें आपको बता रखा है किस स्टेप में क्या होगा। तो हिंदी वाले अपनी मर्जी से और इंग्लिश वाले अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नियंत्रण जो है भविष्यमुखी है और लक्ष्योन्मुखी है, कार्योन्मुखी है। इसके कार्य को जो है आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले नियंत्रण भविष्योन्मुखी है, लक्ष्य है, फिर उसके बाद में नियंत्रणमुखी है। तो ये तीनों को आप डिस्क्राइब कर देंगे। तीनों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। चाहे भले ही आप 1-1, 2-2 लाइन लिखें, लेकिन आपको ये तीनों पॉइंट लिखने होंगे, तब जाके आपको
2 नंबर मिलेंगे। चित्र की मदद से अभिप्रेरणा की प्रक्रिया की व्याख्या करना, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होता है इसको आपको समझाना है, तो मोटिवेशन को मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। और इसके बाद में इसका चित्र जो है जरूर बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने चित्र है, और इस चित्र को जो है आपको उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जो है असंतुष्ट आवश्यकताएं, जिसको अनसेटिस्फाइड वांट कहते हैं, तनाव यानी फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद में आवेग यानी ड्राइव, उसके बाद में व्यवहार संतुष्टि यानी कि बिहेवियर, और आवश्यकता की संतुष्टि सेटिस्फेक्शन, और तनाव में कमी रिड्यूक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये आपको चार्ट बना करके जो है इसको यहाँ पे समझा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे समझा रखा है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नियंत्रण में तरलता अनुपात एवं शोध क्षमता अनुपात को किन्हीं दो को उदाहरण सहित समझाना है। तो इनको भी मैंने तरलता और आपका शोध क्षमता अनुपात दोनों को समझा रखा है। तरलता ये रहा और शोध क्षमता ये रहा, उदाहरण भी दे दिया है मैंने। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है इसको लिक्विडिटी रेशियो और सोलवेंसी रेशियो क्या होता है और एग्जाम्पल क्या है उसके मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चालू संपत्ति को परिभाषित कर देना है, ठीक है। करंट एसेट क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे दिया है मैंने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल और चालू संपत्ति क्या होती है उसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टॉक एक्सचेंज विनियोजकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसको स्पष्ट करना है। देखो 2-2 नंबर में 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। फिर भी हमने स्टॉक एक्सचेंज जो है विनियोजकों को सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको पूरे को नोट कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए सोल्यूशन है। मनी मार्केट अनिवार्य रूप से अल्प अवधि फंड के लिए एक बाजार है, इसको समझाना है। तो ये भी मैंने यहाँ पे समझाया है, वो मुद्रा के बाजार के छोटे रूप में निकायों में ये निधियों का बाजार है जो है, और इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया है, तो इंग्लिश वर्जन के लिए ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 16वां, औद्योगिक उत्पाद और उपभोक्ता उत्पाद में अंतर आपको लिखना है। बहुत सारे अंतर हैं, क्रेताओं की संख्या के हिसाब से आप बता सकते हैं। और देखिए क्योंकि यह 2 नंबर का है तो कम से कम 2 अंतर लिखना है। मैंने तो बहुत सारे अंतर लिखे कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर में क्या करोगे, तो सभी के हिसाब से मैंने आंसर दिए हैं। आंसर मैंने अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन आपको गाइड कर रहा हूँ कि 2 नंबर के हिसाब से कम 2 पॉइंट लिखने हैं। तो आप क्रेताओं की संख्या और मध्य स्तर, बस ये 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा। अगर तीसरा लिख देते तो अच्छी बात है, चलो एक में गलती हो गई तो दूसरे में गलती नहीं होगी। तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट जरूर लिखें। तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाता है, और इसमें बदले में क्रय जो है होता है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने इंग्लिश में बता रखा है। नंबर ऑफ बायर्स होता है, मीन लेवल होता है, मार्केट होता है, कीपिंग, टेक्निकल कंसिडरेशन होता है, ये सारे के सारे। और बाय इन एक्सचेंज जो है इसको भी आपको डिफाइन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी 2-3 पॉइंट आपको उसमें से लिख देने हैं। अब 4x3 यानी कि 3 नंबर के प्रश्न है, 4 करने हैं आपको। 3-3 अंकों के प्रश्न को कैसे करना है देखिए, यहाँ पे 17 से जो 20 तक के प्रश्न होंगे वो 3 अंक के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो आपको ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिखा दिया था, उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है नियंत्रण या निवारण तंत्र क्या है उसको आपको समझाना है। तो बहुत सारे इसमें, जैसे कि जिला फोरम में 3 है, जिला फोरम है आपका, उसमें 2 मैंने पॉइंट डाले हैं, ये 2 पॉइंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में राज्य आयोग आता है, उसके भी 2 पॉइंट है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय आयोग, राज्य के बाद में पूरा का पूरा नेशनल लेवल पे आता है, इसके भी 2 पॉइंट है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। और ध्यान रखना कि अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, कैसे भी करके। आप चाहे भले ही 3 पॉइंटों में, पहला जैसे जीरा फोरम है तो उसमें आप 1 पॉइंट लिख दें, उसके बाद में जो है आपका राज्य आयोग है इसमें भी 1 ही पॉइंट लिख दें, और इसी तरह से आपका राष्ट्रीय आयोग है इसमें भी 1 ही पॉइंट लिख दें। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा दिया है, सपोज करो कि 3 नंबर की जगह 4 नंबर में पूछा गया तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से सॉल्यूशंस को नोट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करने के बाद में। 18वां जो है विपणन मिस क्या होता है, इसके प्रमुख तत्व जो है उसके जो है व्याख्या अपने शब्दों में करनी है, ठीक है। तो विपणन मिस से क्या होता है उसको समझाया हुआ है। उसके तत्व क्या हो सकते हैं, उत्पाद होते हैं, आपको पता है कि विपणन मिस के 4 तत्व है, उत्पाद है, मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद है आपका पहला, दूसरा है आपका मूल्य, तीसरा है स्थान, प्लेस जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में परिवर्तन यानी प्रमोशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और मार्केटिंग मिक्स का जो है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉलर क्या बोलते हैं वो बता दिया है। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट जो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट है आपका, प्राइस है, ठीक है, उसके बाद में प्लेस है, और उसके बाद में प्रमोशन है, ठीक है। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, ये चारों एलिमेंट होते हैं। कभी कभी 1-1, 2-2 नंबर में पूछा जाए कि और एलिमेंट के नाम बताइए, तो ये भी ध्यान रखना है। किसी संगठन के नियंत्रण के महत्व की व्याख्या करनी है। एक प्रभावी प्रणाली को लागू करने में संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं भी बतानी है। बहुत देखो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये ऐसा पूछता है जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तैयारी कराने के लिए इतना ज्यादा पूछा गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको सावधानी से इस पूरे पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण जो है अनिवार्य कार्य है, और इसमें कौन कौन से कारक जो है जो नियंत्रण के महत्व को उजागर करते हैं। इसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, मानकों का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। कम से कम देखिए आपका जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, तो कम से कम 3 पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि जितने प्रश्न है उतने पॉइंट तो आपको लिखने हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग और कर्मचारी अभिप्रेरणा, तो ये आप लिख देंगे। उसके अलावा मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, अगर 4 नंबर 6 नंबर का पूछता है
तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। और जो आपको ईजी लगता है ना वही याद करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो ले दिए वही याद करने हैं। मैंने पॉइंट सारे लिखे हैं ताकि आपको जो अच्छा लगता है वही आप याद करें। समन्वय को बढ़ाना है और साथ साथ में मानक निर्धारित करते समय जटिलता क्या क्या आती है ये भी आपको, देखो ये क्या है, ये जो है आपके संगठन में आने वाली समस्याओं को उजागर करना है। तो समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, एक नंबर जो है आपका मानक निर्धारण करते समय जटिलता आती है, बाह्य कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, कर्मचारियों का प्रतिरोध जो है प्रभावित करता है, खर्चीली प्रक्रिया है ये भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। इसके इंग्लिश में जो है स्टूडेंट्स वो कंट्रोलिंग क्या होता है, उसमें जो है इफेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव जो कंट्रोलिंग होती है उसके क्या क्या हैं मेजर्स और जो पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद जो है आपको इसके इफेक्ट क्या होंगे तो वो भी हमने बताया है। तो यहाँ पर जो है क्रिएट प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या क्या क्रिएशंस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको हमने यहाँ पे जो है इंटरनल फैक्टर हो जाएंगे आप कॉम्प्लेक्सिटी वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा, और एग्रेसिव प्रोग्रेस है, ये सारे के सारे आप इसमें डाल देंगे। और याद रखना मैं जितना बताया कि 3 पॉइंट के हिसाब से कम 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखने हैं। मैं भले ही 4 पॉइंट दूं 5 पॉइंट दूं उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, आपको जो इजीली याद होता है वही पॉइंट आप लिखें। नियोजन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो नियोजन का अर्थ आपको बता देना है, ठीक है। इसको कंप्लीट कराते हुए उसके बाद में इसके नियोजन की जो प्रकृति यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी है, नियोजन जो है केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। उसके अलावा नियोजन जो है प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, नियोजन सर्वव्यापी है, नियोजन अवितरित है, ठीक है, अविरत है। और उसके बाद नियोजन जो है भविष्यवादी है, ये भी है। नियोजन जो है निर्णय लेने की रचना में जो है निहित है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो है आपको लिखना है, जो इजी आपको लगता है वो कर देना है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स जो है मैंने डिस्क्राइब कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन द थर्ड पॉइंट, अगेन द फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट यू आर वॉचिंग, एंड देन द सिक्स्थ पॉइंट एंड अगेन द 7th पॉइंट। इसमें से कोई 3 या 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर प्रश्न 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं, ये ध्यान रखना। 3 अंकों का प्रश्न है तो 3 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। कितना अंकों का प्रश्न उतने अंकों का पॉइंट आपको लिखने ही है। 21 से 23 तक के प्रश्न जो है 4-4 अंकों के हैं। चलिए देखते हैं इसको। टेलर और फेयोल के योगदान के विभिन्नताओं पर चर्चा करनी है, और इसमें समकालीन व्यावसायिक पर्यावरण में टेलर और फेयोल के योगदान की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। पहले टेलर और फेयोल के योगदान में क्या क्या अंतर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे योगदान में जो है अंतर लिखा हुआ, हर पॉइंट को मैंने समझाया हुआ है। फटाफट आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको याद करना है। और पॉइंट जो मैंने बताया है कि अगर 4 अंकों का प्रश्न है कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। मैंने मैक्सिमम पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद करना है, जो अच्छे तरीके से आपको याद होते हैं उन सारे पॉइंटों को याद करना है। और जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट है उनको भी मैंने बताया है, पहले आपको उसको डिस्क्राइब कर देना है, उसके बाद में जो जो पॉइंट्स हैं उसमें से कम 4 अंकों का है तो 4 पॉइंट जो है आपको लिख देने हैं। तो ये 4 पॉइंट आप अगर स्टार्टिंग में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, बीच में से आप भी पॉइंट उठा सकते हैं, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इसके बाद में इसका अथवा पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा गया, समकालीन व्यावसायिक पर्यावरण में टेलर और फेयोल के योगदान की प्रासंगिकता पर विषय जो है आपको करना है। 1 मिनट और फिर आपका जो है यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दोगे। समकालीन वैश्विक पर्यावरण में एफडब्ल्यू का योगदान क्या है, और इसको जो है फ्यूल का योगदान क्या है उसको बता सकते हो। और इसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, तो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको दिया है, तो इनको आप जो है आसानी से याद कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स बाकी सब चीजें लिखना चाहते हैं तो मैंने इसमें सब कुछ दिया है। मतलब आपका फ्यूल में कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमें डिस्कस करना है, तो इसको पूरा का पूरा डिस्कस मैंने किया हुआ है। यहाँ पे सिद्धांत का नाम क्या है, कब तब क्या था अब क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म आप याद कर सकते हैं। अगर आप इसमें से 3-4 पॉइंट लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पढ़ लिया है। तो 3-4 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं। मैंने 10-12 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद जो है इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे से आंसर इसको देख सकते हैं। अगर आप ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो है अपने प्रिंसिपल को जो इंपॉर्टेंस को समझा सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया, हर चीज 1 to 1 बाई 1 to 1 बाई 1 समझाया गया है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 22वां जो प्रश्न है, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया का उल्लेख कर देना है। और ऑप्शन में है भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत बता देना है, चयन प्रक्रिया क्या होती है वो भी बता देना है। तो पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की, उसके बाद में बाह्य और आंतरिक स्रोत। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया में जो है प्रारंभिक छानबीन होती है, चयन परीक्षण होता है, रोजगार साक्षात्कार होता है, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच होती है, साथ साथ में चयन निर्णय होता है, चिकित्सा परीक्षण होता है और नौकरी की पेशकश होती है। इस तरह से सारे पॉइंट है। तो ये सारे प्रक्रियाओं को समझाने पड़ेंगे, भले ही इसमें एक एक लाइन लिखें लेकिन आपको समझानी पड़ेगी क्योंकि ये चयन की प्रक्रिया है और इसमें रोजगार का अनुबंध होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़े। आपको भले ही इसमें से एक एक लाइन लिखना हो तो आप एक लाइन ही लिख सकते हैं, बस यहाँ पे फुल स्टॉप करिए, आपका काम खत्म। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप फर्स्ट लाइन भी लिख देते हैं तो आपका आंसर जो है करेक्ट माना जाएगा।
पॉइंटों को ध्यान रखना है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी सिलेक्शन बता सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, और सिलेक्शन डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और जॉब ऑफर होता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज होता है। तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो इसके अथवा पार्ट में पूछा गया था कि भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत क्या है, उसकी बात करते हैं। तो आंतरिक स्रोत जो है इसमें 4-5 हम डिस्क्राइब कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड देन द फोर्थ। उसके बाद में भर्ती के बाहरी सूत्र क्या होते हैं, तो इसमें भी 5-6 हम कर देंगे। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 4 तो लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, तो 5 में से 4 आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से। ये दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से चौथा है, और देन द पांचवा है। इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, एम्प्लॉय रेफरल्स है, और फॉर्मर एम्प्लॉयज जो हैं उनका भी बताया है। एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉय एक्सचेंजेस हैं, और एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और रिकमेंडेशंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि मेरे रेफरेंस से आया है। और इसके बाद में 23वां जो अंतिम प्रश्न जो है, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। इसके और पार्ट में क्या पूछा गया है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक को हमें समझाना है। 4 अंकों का प्रश्न है, कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ध्यान रखना है, हर चीज बता रहा हूं मैं बार बार में, 4 पॉइंट या जो भी जितने भी अंकों का प्रश्न है उतने पॉइंट तो आपको ढंग से समझाने ही समझाने हैं, तभी जाके एग्जामिनर आपको आंसर देगा, आंसर के मार्क्स देगा। तो है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो, व्यवसाय का आकार होता है, ठीक है, बिजनेस का जो है आपका आकार होता है, कमाई यानी कि आय है, वो है आपका प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है, जीवन चक्र की व्यवस्था, जीवन चक्र की अवस्था है, साख जो है आपका वो है, प्रबंध की जोखिम योग्यता है, साथ साथ में नियंत्रण है, और पूंजी बाजार की स्थिति है, साथ साथ में कराधान नीति है, उसके बाद में पूंजी की लागत है। तो इनमें से कोई भी 4 फैक्टर बढ़िया तरीके से आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लिखिए, लेकिन इसमें से 4 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को जो भी अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, उसके बाद बिजनेस साइज है, अर्निंग्स है, जैसे मैंने बताया आपको इनकम अर्निंग्स होती है, उसके बाद में आपका कंपटीशन है, स्टेजेस ऑफ आपका लाइफ साइकिल है, और उसके बाद में क्रेडिट जो है, वर्थीनेस है, उसके अलावा जो है रिस्क एप्टीट्यूड मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, स्टेज ऑफ कैपिटल मार्केट है, और टैक्सेशन पॉलिसी है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये सारे में से कोई भी 4 पॉइंट आपको अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर देने हैं। नेक्स्ट जो है इसका अथवा और अंतिम पार्ट, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करना है। जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति है, नेचर ऑफ बिजनेस है, संचालन का स्तर है, ठीक है, उसके बाद में आपका व्यवसाय चक्र है, मौसमी कारक भी हैं इसमें, साथ साथ में उधार विक्रय की सुविधा है, उधार क्रय की सुविधा भी है, और उत्पादन चक्र भी है, और कुशल संचालन भी है, मुद्रास्फीति है, प्रयोगिकता का स्तर है, और कच्चे माल की उपलब्धि है, साथ में विकास का प्रत्याशा है। तो 12 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट जो आपको अच्छे तरीके से याद होते हैं, बेहतरीन तरीके से याद होते हैं, वो आपको लिखने हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जो चीज बता रहा हूं उसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम में हम ही जानते हैं कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे जो सोल्यूशन दिए जाते हैं, एज ए मेरिट पर्सन आपको क्या लिखना है वो चीज हम बता रहे हैं। तो फैक्टर क्या अफेक्ट कर सकते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस है, लॉ ऑफ ऑपरेशंस है, बिजनेस साइकिल है, सीजनल फैक्टर्स हैं, क्रेडिट सेल्स फैसिलिटी है, उसके अलावा प्रमोशन साइकिल है, क्रेडिट परचेज फैसिलिटी है। नेक्स्ट जो है आपका एफिशिएंट ऑपरेशंस है, इन्फ्लेशन जो है वो भी